अनंत यात्रा के इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। इस समय फिर से कोरोना महामारी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी। भारत में इस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ में एक बैठक कर रहे हैं। आखिर अब आगे क्या होने वाला है? दरअसल आईआईटी गुवाहाटी और सिंगापुर मेडिकल स्कूल की भविष्यवाणी है कि अगले 30 दिनों में भारत में 1.5 लाख से 5.5 लाख लोग कोरोना मरीज देखने को मिलेंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल बता दूं। 1918 100 साल पहले की बात करते हैं। उस समय स्पेनिश फ्लू भारत में फैला। आखिर ये कैसे फैला? स्पेनिश फ्लू के बारे में कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक भारत में मुंबई बंदरगाह पर पहुंचे, वहां से उन्होंने ट्रेन के रास्ते अपने अपने घर जब पहुंच रहे थे, उसी बीच उनको यह बीमारी के संक्रमण देखने को मिले। 29 मई 1918 को वह जहाज मुंबई बंदरगाह पर आया। उसके बाद ट्रेनों के रास्ते सिपाही या सैनिक अपने अपने गंतव्य स्थलों पर पहुंचे, और जब वो पहुंचे वहां पे महामारी धीरे 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 फैलती चली गई। इस विषय पर जॉन एम बेरी ने अपनी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द स्टोरी ऑफ द डेडलिएस्ट पेंडेमिक इन हिस्ट्री में लिखा है कि भारत में ये जो महामारी थी स्पेनिश फ्लू, इसके फैलने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है तो वो है भारतीय रेल ने। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय रेल के बारे में इस व्यक्ति ने बहुत ही विस्तृत ढंग से चर्चा करी और ये लिखा कि जिस समय सैनिक उस ट्रेन में सवार हो रहे थे तब तो वो स्वस्थ थे, भले चंगे थे, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचते पहुंचते वो बीमार हो चुके थे। इतने ज्यादा बीमार कि उन्होंने कई लोगों को बीमार कर दिया और कहा जाता है कि 1,80,00,000 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से शुरुआती दौर में भारत सरकार का मानना है कि 1,20,00,000 लोगों की मौत हुई। इस मौत की वजह एक और हिस्टोरिकल एविडेंस में मिलता है कि भारत में उसके कुछ समय पहले, मतलब कि 1918 से पहले एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, अकाल का दौर पड़ा था, जिसके कारण लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया था। और इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने के कारण लोग इस बीमारी को नहीं झेल पाए, क्योंकि गांधी जी भी इससे बीमार हुए और वापस आ गए। उनके घर परिवार के कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने के कारण लोगों की मृत्यु हो गई। उस समय कहा जाता है कि भारत की आर्थिक विकास दर ऋणात्मक हो गई थी। जी हाँ, -10.8। कितनी गंभीर बात है। -10.8 की फीसदी पर पहुंच गई थी भारत की जो आर्थिक विकास दर है। हिंदी के प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में लिखा है, मैं गंगा घाट पर खड़ा था और जहां तक मेरी नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानों की लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। और यह बीमारी दिसंबर 1920 में समाप्त हुई। भारत में इस समय आईआईटी गुवाहाटी और सिंगापुर मेडिकल स्कूल की एक भविष्यवाणी है। उन्होंने एक रिसर्च की है, उस रिसर्च में उन्होंने कहा है कि यह बीमारी भारत में अत्यधिक पेंडेमिक हो रही है। 30 दिनों के अंदर, आने वाले 30 दिनों में, आज से 30 दिन के अंदर अंदर भारत में 1.5 लाख से 5.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आईआईटी गुवाहाटी और सिंगापुर मेडिकल स्कूल ने डाटा साइंस मॉडल और लॉजिस्टिक तरीके से कोरोना का विश्लेषण किया है। इसके मुताबिक अगले 30 दिनों में 1.5 से 5.5 लाख कोविड-19 के मामले हो सकते हैं। डाटा साइंस मॉडल से किए गए विश्लेषण के अनुसार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1,50,000 से हो सकता है। वहीं लॉजिस्टिक तरीके से देश में 5.5 लाख संक्रमण के मामले होने की संभावना है। आईआईटी गुवाहाटी
और सिंगापुर के ड्यूक NUS मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने मिलकर भारत के अलग अलग राज्यों में 30 दिन में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या का आकलन और विश्लेषण करने के लिए वैकल्पिक मॉडल अपनाया है। टीम की तरफ से विकसित डाटा साइंस मॉडल 3 अलग अलग मॉडल का संयोजन है। इसका वर्तमान में देश में जो इस्तेमाल हो रहा है उसके आधार पर IIT गुवाहाटी के सहायक प्रोफेसर पलाश घोष के अनुसार किसी एक मॉडल पर आधारित रिपोर्ट हमें गुमराह कर सकती है। इस संभावना को खत्म करने के लिए हमने घातांक लॉजिस्टिक और SIS मॉडल पर विचार किया। इसके अलावा खुले स्रोत के आंकड़ों का इस्तेमाल कर रोजाना संक्रमण दर निकाली जा रही है। 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं राज्य। इस मॉडल में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: मध्यम, गंभीर और नियंत्रित। यह ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के वर्गीकरण से अलग है। मॉडल में मामलों का आकलन लॉजिस्टिक तरीके से और घातांक तरीके से हालात गंभीर होने की स्थिति में आकलन करना से किया जाता है। टीम के मुताबिक लॉजिस्टिक तरीके से भारत में अगले 30 दिन में कोविड-19 के 1.5 लाख मामले सामने आ सकते हैं, जबकि घातांक तरीके से मामले 5.5 लाख तक होंगे। इसके बाद 2 मुख्य मानकों पर आधारित था यह तरीका। घोष ने बताया कि हमने किसी एक मॉडल का इस्तेमाल करने की बजाय सभी मॉडल को संयुक्त रूप से विश्लेषित किया। हाल के समय में संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य के रोजाना संक्रमण दर पर यह रिपोर्ट आधारित है। उन्होंने कहा, पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़ों का एक तरह से विश्लेषण सही तस्वीर पेश नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, हर राज्य को अलग अलग तरह से देखने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि पहला संक्रमण, नई संक्रमण दर, समय के साथ उनमें बढ़ोतरी और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम तथा हर राज्य के लोग अलग अलग हैं। हमें हर राज्य को अलग अलग तरीके से और नजरिए से देखने की जरूरत है। इससे सरकार सीमित मौजूदा साधनों का सही इस्तेमाल करने में सक्षम हो सकेगी। देखा आपने रिपोर्ट को। अनंत यात्रा का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, सच्चाई आप तक पहुंचाना है। ट्रेनें चालू हो चुकी हैं। अब आप समझ लीजिए कि आने वाला समय कितना कठिन हो सकता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।